ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर रहे थे बेटा। मैंने आपको बोला था ग्रेविटेशनल फील्ड को हम एक्सप्रेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज। एक है इंटेंसिटी, जिसे हमने पढ़ा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, जिसे एक वेक्टर की तरह हम ट्रीट कर रहे थे, वेक्टर क्वांटिटी है। और दूसरा है बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अभी मैं पोटेंशियल ही लिखूंगा, और ये जो पोटेंशियल है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। थोड़ा आपको रिलेट करके बताता हूँ बेटा, जब हम मैकेनिक्स पढ़ते हैं या डायनेमिक्स पढ़ते हैं, हम बात करते हैं मोशन की, तो मोशन कोई फिजिकल क्वांटिटी थोड़ी ना है। ग्रेविटेशनल फील्ड कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फिजिकल क्वांटिटीज हैं इंटेंसिटी और पोटेंशियल। तो मोशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं। एक है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी भी तभी होती है जब बॉडी मोशन में हो। और दूसरा है मोमेंटम। मोमेंटम भी तभी होता है जब बॉडी मोशन में होती है। लेकिन फर्क क्या है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और जो मोमेंटम है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज हैं अलग अलग, जो मोशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं। इन द सिमिलर वे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है बेटा, किसी भी ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग में वो रीजन जहां तक वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा सकता है, उस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है, वैसे ही किसी ऑब्जेक्ट का मास के कारण जो फील्ड होता है उसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। चार्ज के कारण जो फील्ड होता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड को वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा तो इंटेंसिटी की बात करते हैं, और अगर स्केलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा तो पोटेंशियल की बात करेंगे। ठीक है, ये हमने वेक्टर फॉर्म वाला पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। पहले हम पोटेंशियल पढ़ेंगे, उसी के बाद पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम डिफाइन करते हैं, जैसे आपको याद होगा इंटेंसिटी को हमने डिफाइन किया था वर्क डन पर यूनिट, इंटेंसिटी को डिफाइन किया था फोर्स पर यूनिट मास। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट मास। We represent this potential by the letter V, and इसे हम लिखते हैं W डिवाइडेड बाय m0। आपको पता है बेटा वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, तो मास तो है ही स्केलर, तो ये भी एक स्केलर क्वांटिटी इसलिए बन गई। इसका ऐसे यूनिट क्या होगा, जूल पर केजी, वो था न्यूटन पर केजी। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर लिखना होगा, वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला है m1L1T-2 m1L2 सॉरी m1L2T-2, और मास का डायमेंशनल फॉर्मूला है m1, इट बिकम्स m0L2T-2। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का एक्सप्रेशन कैसे डिराइव करेंगे बेटा, देखिए सपोज
ये कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, अर्थ ही मान लो, ठीक है, मास ऑफ अर्थ इज कैपिटल एम, और यहां तक अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है। फील्ड से बाहर का जो रीजन है उसे बोलते हैं इन्फिनिटी। तो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जिसका मास है m0 इन्फिनिटी से किसी पॉइंट P पे लाने के लिए वर्क करते हैं, दैट वर्क पर यूनिट मास इज कॉल्ड पोटेंशियल। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमेशा किसी पॉइंट पे डिफाइन किया जाता है। एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन in bringing a unit mass m0 from infinity to point P। कोई पॉइंट P ले लिया, उस पे लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ता है, दैट इज पोटेंशियल। ठीक है, मान लो जी इसका डिस्टेंस r है सेंटर से, इसका मतलब यह है कि पोटेंशियल एट P इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से यहाँ, क्योंकि इन्फिनिटी मतलब वहां फोर्स नहीं लग रही इसकी, तो अगर इधर लाना है तो वर्क करना पड़ेगा। हम कोई दो पॉइंट चूज कर लेते हैं, ध्यान से देखना बेटा, यहाँ ए और बी, पहले ये दो पॉइंट्स चूज कर लेते हैं। ठीक है, यहां से यहां लाने में कितना वर्क करना पड़ रहा है, ये dx ले लो, डिस्प्लेसमेंट ए से बी। लेट dw बी द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing an object of mass m0 from A to B। Suppose dW is the small amount of work done in bringing an object of mass m0 from A to B। तो ये dW कितना होगा बेटा, then dW is equal to f dx, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का डेफिनेशन ही यही है। ए पॉइंट का जो डिस्टेंस है बेटा वो एज्यूम कर लेते हैं सेंटर से है x। किसके सेंटर से, ये जो भी हमने बॉडी ली, जिसके भी फील्ड को हम स्टडी कर रहे हैं, जिसका मास हमने m लिया है, उसके सेंटर से पॉइंट ए का डिस्टेंस हमने चूज कर लिया x। और देखो ये जो x है ये वेरिएबल डिस्टेंस है। कैसे, अगर a यहाँ है तो ये x है, अगर a यहाँ होगा तो x ही r बन जाएगा, अगर a यहाँ होगा तो x ही इन्फिनिटी हो जाएगा। तो x एक वेरिएबल डिस्टेंस है। फोर्स कितनी लगेगी बेटा, ये मास m है, ये m0 है, तो फोर्स कितनी होगी, Gmm by x square dx। Gmm by x square dx। The total work done in bringing the object from infinity to point P is, इसको इंटीग्रेट कर लो dw को, इसको इंटीग्रेट कर लो gm इंटू m0 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। और देखो इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या होंगी, पहले देखना इंटीग्रेशन की लिमिट्स हमने कहां से लाना है, इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाना है। जब इन्फिनिटी पे होगा तो x की वैल्यू इन्फिनिटी, पॉइंट P पे लाना है तो x की वैल्यू ही r बन जाएगी। बस ये वाला इंटीग्रल इवेल्युएट करना है आपने। इसमें भी अगर आप देखें ये तो w हो जाएगा Gmm 1 by x स्क्वायर इन्फिनिटी टू r।
ठीक है, इसको आगे करो और मुझे बताओ क्या आंसर आता है। यस 1/x² की इंटीग्रेशन में डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ, -1/x होती है। आप करके देख लेना। x - 2 की इंटीग्रेशन होती है x - 2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1 -1/x ही होती है। तो w कितना हो गया, ये इन्फिनिटी और ये r है, तो w विल बी इक्वल टू -gmm 1/r -1/∞। 1/∞ तो 0 होता है, 1/∞ 0 है, तो w कितना हो गया, -gmm/r। अच्छा ये m0 था, तो m0 ही लिखो आप। ठीक है, देखते अब यही m0 उठा के इधर ले आओ, देखो w/m0 क्या हुआ, देयरफॉर w/m0 क्या हुआ, -gm/r। इसी w/m0 को तो v बोलते हैं। पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या था, तो v इक्वल टू -gm/r। ये आ गया आपके पास पोटेंशियल का एक्सप्रेशन। ठीक है, जैसे आपने देखा था ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन, वो सिंपल था, फोर्स अपॉन मास किया था। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का वैसे ही एक्सप्रेशन आ गया जैसा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का है, लेकिन पोटेंशियल का डिफरेंट है। अब इस एक्सप्रेशन के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स कैसे होंगे, हमने पहले पोटेंशियल के किए थे फील्ड इंटेंसिटी के। देखिए छोड़ दीजिए ये सब, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैसे एक्सप्रेस करते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम इट सेंटर, कोई पॉइंट है p, सेंटर मान लो o है, तो पोटेंशियल एट p क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट p इज v इक्वल टू -gm/r। ठीक है, लेकिन अगर ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, अगर बहुत सारे ऑब्जेक्ट हों, ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अगर हमारे पास एक नहीं बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, एक का मास है m1, डिस्टेंस r1, दूसरे का मास ले लिया m2, डिस्टेंस r2, तीसरे का मास ले लिया m3, डिस्टेंस r3, और ऐसे ही n पार्टिकल्स हैं, n ऑब्जेक्ट्स हैं। आपको याद होगा बेटा जब प्रीवियसली हमने इंटेंसिटी की बात की, वहां लिखा था वेक्टर सम, यहाँ वेक्टर क्वांटिटी तो है ही नहीं, तो टोटल पोटेंशियल, ये कोई पॉइंट है P, यहाँ डायरेक्शन की देखो बात ही नहीं होगी, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P इज V इक्वल टू सिंपली V1 प्लस V2 प्लस V3 सो ऑन Vn। सारे पोटेंशियल्स को ऐड कर दो, इट मींस V इक्वल टू V1 कितना है, -gm1/r1 प्लस क्या, माइनस ही करना पड़ेगा, -gm2/r2 -gm3/r3। आगे कुछ नहीं बेटा, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई वेक्टर रूल्स नहीं लगाने हैं, आप ऐसे ही कैलकुलेशंस करनी है सारी की सारी। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगुलर लॉ, वेक्टर एडिशन, डायरेक्शन, कोई कुछ नहीं यहाँ, एक का पोटेंशियल, दूसरे का पोटेंशियल, तीसरे का पोटेंशियल, सबको ऐड कर।
नेक्स्ट है बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी पे बेस हम क्वेश्चंस भी करेंगे। सिंपली आपको पता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपने वर्क एनर्जी पावर में भी पढ़ा, mgh। अब यहाँ देखते हैं वो mgh की जगह और क्या आएगा। यहाँ देखो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या कोई भी एनर्जी जो है, इट इज एक्चुअली द वर्क डन, वर्क डन in bringing an object from infinity to a point within the gravitational field. Within the gravitational field. किसी भी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट में लाना है। कहाँ पे है वो पॉइंट? ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर अगर कोई पॉइंट है तो उसे लाने में जो वर्क करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अभी हम यहाँ अर्थ के रेफरेंस ले लेंगे। मान लो ये अर्थ है, अर्थ का आपको पता है रेडियस हम r ले रहे हैं कैपिटल और मास m ले रहे हैं, और ये है अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड इतना। ठीक है, जैसे इमेजिन के इतना ही ग्रेविटेशनल फील्ड है। कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ होगा, इन्फिनिटी पे हुआ, वो फील्ड से बाहर हुआ, वो तो खुद नहीं आएगा, उसे लाने में वर्क करना पड़ेगा। अभी आपने वर्क का कैलकुलेशन कर लिया, कितना वर्क करना पड़ेगा बेटा पॉइंट P पे लाने के लिए जिसका डिस्टेंस r है। देखो वर्क डन इन ब्रिंगिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P इज कितना होगा वर्क? माइनस Gmm/r। ठीक है, अभी डेरिवेशन कर ली हमने। इसी m को m0 बोल के उधर ले गए थे तो लिखा था वर्क अपॉन मास पोटेंशियल होता है, तो वर्क का तो यही एक्सप्रेशन है, माइनस Gmm/r। अगर ये पॉइंट P, if point P is at a height h from the surface of earth, अगर पॉइंट P h हाइट पे है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, देखना ध्यान से, पॉइंट P यहाँ है, यहाँ से h हाइट है, देन r कितना हो गया? ये बोल सकते हैं क्या? देखो यहां से लेके यहां तक है स्मॉल r, ये तो कैपिटल R है ना इतना रेडियस, तो r प्लस h तो फिर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी को बेटा U से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बनेगा माइनस Gmm डिवाइडेड बाय R प्लस H। अब ये एक्सप्रेशन मैं बना के दिखाऊंगा, यही एक्सप्रेशन एक्चुअली mgh भी बनेगा, पर पहले इसी को डिस्कस करते हैं हम। mgh क्यों नहीं आया यहाँ, वो भी हम बाद में देखते हैं। तो एट ए हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, सीधा याद रखें, देयरफॉर
at a height h from the surface of earth, the gravitational potential energy is U equal to minus g mm divided by r plus h. इस एक्सप्रेशन को देख के बताइए, विद इंक्रीज इन हाइट पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी? सर कम होगी। बेटा अगर ये नेगेटिव साइन नहीं होता, अगर ये नेगेटिव साइन नहीं होता तो बोलते डिक्रीज होगी, बट ये नेगेटिव है। नेगेटिव डिक्रीज होना मतलब -10 से -8 हो जाएगी। 10 से 8 होता तो डिक्रीज होता, बट -10 से -8 होना इंक्रीज हो गया। और वैसे भी आपको पता है ये चीज कि हाइट बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ती है। समझ में आया ना? इस नेगेटिव साइन के कारण। अगर ये नेगेटिव नहीं होता फिर तो क्लियर कट था, हाइट बढ़ेगी, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो यू कम हो जाएगा। बट इस नेगेटिव के कारण क्या बोलोगे? विद इंक्रीज इन हाइट। सिवाल ठीक है? यस सर। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। हाइट बढ़ने के साथ साथ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बढ़ती है। विद इंक्रीज इन हाइट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। देखो बेटा, अगर हम अर्थ के सरफेस पे हैं, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अगर हम अर्थ के सरफेस पे हैं तो ये पॉइंट पी यहां होगा, एच को 0 ले लेना। अगर हम अर्थ के सरफेस पे हैं तो एच कितना हो गया? 0। अगर एच 0 हुआ तो यू होगा -GMM/r। ये मिनिमम है। लेकिन अगर हम किसी बॉडी को इन्फिनिटी पे ले जाएं, कहेंगे एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी एच होगा इन्फिनाइट, और जब एच इन्फिनाइट होगा तो यहाँ इन्फिनिटी जब आ जाएगा तो यू विल बिकम, डिनोमिनेटर में जब भी इन्फिनिटी आता है तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा? 0 आ जाएगा। ये मैक्सिमम वैल्यू है पोटेंशियल एनर्जी की। बेटा जब तक पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, याद रखना, इसका मतलब हम ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ही हैं। और जब पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई तो मतलब फील्ड से बाहर। कोई भी ऑब्जेक्ट जब ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर होगा तो उस ऑब्जेक्ट के साथ और इस जिसके भी फील्ड में है, इनका जो कॉम्बिनेशन बना, इनका जो सिस्टम बना, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सिस्टम की होती है, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमेशा नेगेटिव ही होगी। सिर्फ यहाँ नहीं, लेटर ऑन हम सैटेलाइट की बात करेंगे, या आपने केमिस्ट्री में भी बात करी होगी, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन की भी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है वो नेगेटिव होती है। विद इन द फील्ड, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो चाहे ग्रेविटेशनल हो, विद इन द फील्ड पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है? एमजीएच तो बनाएंगे, बट पहले हम इसी एक्सप्रेशन को थोड़ा सा और समझेंगे। बेटा अगर एक बॉडी है ए पे और इसे हम ए से बी तक ले जाना चाहते हैं, तो ए से जब बॉडी बी जाएगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी? इंक्रीज। बढ़ेगी, राइट? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी मतलब हम उसको ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भेज रहे हैं, दूर भेज रहे हैं। तो कोई भी बॉडी क्या अपने आप यहां से ऊपर जा सकती है? तो इसे ऊपर भेजने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा। हम जितना ज्यादा वर्क करेंगे ये उतनी ऊपर जाएगा। मतलब अगर हम थोड़ी सी फोर्स, थोड़ा सा एफर्ट लगाएं, वर्क मीन्स हमारा एफर्ट, अगर हम थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे थोड़ी ऊपर जाएगा, थोड़ा ज्यादा लगाएंगे और ऊपर जाएगा, और ज्यादा लगाएंगे तो। अब ये वर्क करने से क्या हो रहा है पता है? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है।
ठीक है, लिखना व्हेन ए बॉडी, अब न्यूमेरिकल्स करने हैं इसी फॉर्मूले पे बेस्ड। एक कॉन्सेप्ट लिख दो सीधा, या इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ भी नाम देके लिख लो। व्हेन ए बॉडी इज थ्रोन अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, when a body is thrown away from the surface of earth, its potential energy goes on increasing. Its potential energy goes on increasing, and work done in throwing the object, is equal to the increase in potential energy. मतलब W is equal to delta U, change in potential energy. यहाँ डेल्टा U क्या है? In fact, it is clearly visible कि ये increase in potential energy है। क्वेश्चन देखें बेटा किस तरह का है। कैलकुलेट the work done in taking an object from the surface of earth up to a height equal to the radius of earth. Calculate the work done in taking an object from the surface of earth up to a height equal to the radius of earth. मैंने आपको इस फॉर्मूले की हेल्प से करना है, ट्राई करो। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करो, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करो, उनका डिफरेंस, उनके डिफरेंस को ही वर्क बोलते हैं। वर्क इज इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। Tell me what is initial potential energy? 0. क्या है यार सीमांत? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यार UI is equal to minus G by R, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या है? minus G by R plus H. So when we are throwing it from the surface of earth, इसका मतलब H की वैल्यू 0 है, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? minus G divided by R plus R. That will become, आप देख सकते हो UF UI से बड़ा है। तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ? व्हाट इज इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी? UF minus UI. This means delta U equal to UF minus Gmm by 2R minus Gmm by R. फिर बेटा इस टर्म को आप पहले लिख लीजिए। ठीक है, 1 minus 1/2 तो 1/2 ही होता है।
तो कितना आ जाएगा देखना, इसी को बोलते हैं वर्क, तो हम बोलेंगे वर्क इज इक्वल टू GMM बाय 2R। तो अगर इस एक्सप्रेशन को मान लो, ऐसे ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, अगर इसी को इन टर्म्स ऑफ स्मॉल जी लिखना है, कैसे लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ स्मॉल जी? वी नो स्मॉल जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, कैपिटल जी के साथ कैसे रिलेटेड है, क्या फॉर्मूला है अगम बताओ? GM/R²। तो यहां से देखो GM कितना बना, GR²। अगर ये GM बन गया तो W कितना हुआ? इस GM की जगह क्या लिख देंगे, GR²। GR² इंटू M डिवाइडेड बाय 2R। ठीक है, एक R कट जाएगा, W आ जाएगा 1/2 mgr, 1/2 mgr. This is the work done in throwing an object from the surface of Earth up to height equal to the radius of Earth. अर्थ के सरफेस से लेके कितनी हाइट तक ले जाना है, जितना अर्थ का रेडियस है उतनी हाइट तक, तो इतना वर्क करना पड़ेगा। अब मुझे खुद कैलकुलेट करके बताना, या अगर आपको लगता है कि फॉर्मूला डायरेक्ट बना सकते हो आप तो बनाओ। अर्थ के सरफेस से मतलब h इक्वल टू 0 से लेके h इक्वल टू 2R तक अगर किसी बॉडी को ले जाना है तो वर्क कितना होगा, ऐसा ही एक्सप्रेशन बना के दो इन टर्म्स ऑफ mgr। करो। तो बेटा अगर हम किसी बॉडी को अर्थ के सरफेस से लेके h इक्वल टू 0 से लेके h इक्वल टू 2R तक ले जाते हैं तो कितना वर्क करना पड़ेगा, 2/3 mgr। इन जनरल देखो, in general when a body is taken from the surface of Earth up to a height h equal to nr, n times the radius of Earth। जैसे अभी हमने 1R भी कर लिया, 2R भी कर लिया, तो किसी बॉडी को अगर अर्थ के सरफेस से n टाइम्स हाइट के बराबर हाइट पे ले जाना होगा तो वर्क विल बी इक्वल टू n/n+1 इंटू mgr। कितना वर्क करना पड़ेगा, n डिवाइडेड बाय n+1 mgr। ठीक है, आप देख लीजिए 1 होगा, अगर मतलब h इक्वल टू r होगा तो n हो गया 1/2 आ जाएगा, h इक्वल टू 2r होगा तो 2/3 आ जाएगा, h इक्वल टू 3r होगा तो 3/4 आ जाएगा। अगर कैपिटल G की फॉर्म में लिखना है, ये स्मॉल g है, कैपिटल G की फॉर्म में लिखना है तो ये लिख लेना, तो तब आपके पास बनेगा W इक्वल टू n/n+1 इंटू mgr, m इंटू GM/R² इंटू r, so it is equal to n/n+1 into GMM/R। ठीक है, हम इसी एक्सप्रेशन से कंटिन्यू करेंगे कल और देखेंगे mgh कब आता है। इतना कर लो आज।